इतना ज्यादा होगा ये एल्यूमिनियम का अबंडेंस, तो ये होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, सॉरी मोस्ट अबंडेंट मेटल है, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। जबकि आपका जो गैलियम है, गैलियम आपका इसका 19 ppm होता है ना, 19 पार्ट्स पर मिलियन। इसका 0.24 पार्ट्स पर मिलियन होता है ppm। जबकि सबसे कम इंडियम ही होता है, ये होता है 0.5 ppm। बच गए, तो एल्यूमिनियम आपका बेटा मोस्ट अबंडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये हमें इसके सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से मिलता है, तो नॉर्मली बेटा हमें सोर्स की यदि हम लोग बात करें, सोर्स की यदि बात करें तो आपको जो बोरॉन है वो जनरली बोरेक्स से मिलता है, बोरेक्स, कार्नेनाइट, कार्नाइट से मिल जाता है, बोरिक एसिड H3BO3 से मिलेगा। जबकि एल्यूमिनियम के सोर्स होता है बेटा, आप सभी ने सुना होगा बॉक्साइट। इसने किसने सुना है बॉक्साइट, बॉक्साइट से मिल जाता है, क्रायोलाइट से मिलता है, और जो गैलियम है, गैलियम का सोर्स होता है आपका बेटा ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक और जीई। जबकि इंडियम का सोर्स है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंडियम का, इंडियम का भी सेम, इंडियम का क्या होता है ZnS एंड पीबीएस के ओर से मिलता है, और इसमें क्या होता है, इसका भी सेम ZnS एंड पीबीएस के ओर से मिलता है। तो ये इन एलिमेंट का अकरेंस और सोर्स की बात हो गई। नोट कर लो इतना। डन ये। 1 minute sir. एलोट्रोप्स की बात करें, इनके एलोट्रोपी के, तो आपका जो बोरॉन है बेटा उसके 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, 5 क्रिस्टलाइन फॉर्म, और एक होता है बीटा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल फॉर्म, और आपका 2 एमॉर्फस होते हैं, 2 एमॉर्फस फॉर्म। जबकि एल्यूमिनियम का बेटा कोई भी एलोट्रॉप नहीं होता है, नो एलोट्रॉप। गैलियम का भी कोई एलोट्रॉप नहीं होता है, इंडियम का भी कोई एलोट्रॉप नहीं होता है। थैलियम के बेटा 2 एलोट्रॉप होते हैं, अल्फा थैलियम एंड बीटा थैलियम। एलोट्रॉप्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, किसके कौन से एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं। तो अकरेंस सोर्स एलोट्रॉप,
नोट किया इसको? 1 मिनट से 1 मिनट। डन अभी? यदि रेडियस की बात किया जाए तो रेडियस का क्या ऑर्डर होगा? रेडियस का सिंपल बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। हीलियम देन हीलियम देन क्या होता है? एल्यूमिनियम और गैलियम में एक्सेप्शन आता है ना। यस, एल्यूमिनियम देन गैलियम देन बोरॉन। तो ये आपको क्या याद रखना पड़ेगा? इधर पर ये एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। ये हो गया रेडियस। ठीक है, ये सिर्फ आपका जो नॉर्मल रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग कोवैलेंट रेडियस भी बोलते हैं, उसमें ये ऑर्डर आएगा। ये बात किया जाए आयोनिक रेडियस के, आयोनिक रेडियस का ऐसा एक्सेप्शन वाला ऑर्डर नहीं होता है, सच नॉर्मल ऑर्डर रहेगा। नॉर्मल ऑर्डर में क्या रहेगा आपका? आयोनिक रेडियस की यदि बात किया जाए तो थैलियम देन इंडियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम देन बोरॉन। सिंपल। तो ये याद रखना बेटा, जब आपसे बोला जाए कोवैलेंट रेडियस तभी आपको क्या करना है, इसको ये एक्सेप्शन रखना है, अदरवाइज नॉर्मल कोई आयनिक रेडियस पूछे तो आपको यही बताना है। यदि हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है उसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करना चाहिए था, सॉरी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है, बोरॉन की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से। बट एल्यूमिनियम से बेटा किसकी ज्यादा आती है? गैलियम की ज्यादा आती है। फिर एल्यूमिनियम देन इंडियम देन, ये याद रहेगा। ये बताया था मैंने जब हम लोग आयनाइजेशन पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बता चुका हूं मैं। अब देखते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है? इनके मेल्टिंग पॉइंट में बेटा कुछ भी नॉर्मली के जैसे जो डिक्रीज करता है, इसमें भी क्या होगा, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा।
इनके जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है, वो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर में भी क्या होगा, इधर एक एक्सेप्शन जरूर है। थोड़ा सा चेंज कर लो। देखो बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी बेटा एक्सेप्शन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली बोरॉन का, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये आता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा बोरॉन का है, देन एल्यूमिनियम है, देन बेटा आपका थैलियम होता है, देन आपका इंडियम, और सबसे पीछे हो जाता है गैलियम। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। जैसे याद हो तो एस ब्लॉक में क्या था, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, मिनिमम था। वैसे ही इसमें क्या होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। क्लियर है इतना? अब यदि डेंसिटी की बात करा जाए, एस ब्लॉक में डेंसिटी याद है क्या, क्या हो रहा था उसमें, डेंसिटी आपका क्या आ रहा था, किसका डेंसिटी सबसे डिक्रीज। ज्यादा आया था, इसमें जो डेंसिटी का ऑर्डर आता है वो आता है बेटा बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन। तो ये हमें इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए था। नोट करो इसको। Done, sir. डन। Yes, sir. चलो अब हम लोग देखते हैं। 1 minute. 1 मिनट। ठीक है इतना? Done, sir. समझ गए सभी? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन। बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन देख रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो एलिमेंट बोरॉन है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हमने देखा जो हमारा बोरॉन बोरॉन जो हमें मिलता है वो बोरेक्स के फॉर्म में मिलता है, या ऑर्थोबोरिक एसिड के फॉर्म में मिलेगा, या आपके कार्नाइट के फॉर्म में मिलेगा। तो उससे हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से बोरॉन को निकालते हैं, वो भी हमें समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट तरीका है प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरॉन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करानी पड़ेगी किसकी, B2O3 की, प्रिपरेशन ऑफ B2O3 फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, याद रखेंगे Na2B4O7, ये आपका क्या है, बोरेक्स है। तो इसकी प्रिपरेशन यदि बोरेक्स से कराना है तो बोरेक्स क्या, Na2B4O7 की रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, 2HCl प्लस
5H2O के साथ कराएं, एसिड की प्रेजेंस में यदि इसको हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें क्या मिलेगा, 4H3BO3, तो बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा प्लस 2NaCl। क्लियर है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड जो H2H3BO3 है, इसमें बेटा ऑक्सीडेशन इसका नंबर कितना होगा, +3। अब यदि मैं इसका हीट करूं तो +3 का ही क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, और क्रिस्टल वाटर जो वाटर है वो क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, B2O3 प्लस 2H2। तो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, हमें सिंपल क्या लेना पड़ेगा, बस 2H3BO3 लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग बोरेक्स का HCl के साथ रिएक्शन करा के सबसे पहले ऑर्थोबोरिक एसिड बना लेते हैं, या बोरिक एसिड बना लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग को क्या मिल जाता है, फिर उसको हम लोग हीट कर देते हैं तो हमें B2O3 मिल जाता है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ B2O3, रिडक्शन ऑफ B2O3 with highly electropositive metal like sodium, potassium, aluminium और मैग्नीशियम। तो B2O3 सॉलिड की रिएक्शन यदि 6 के पोटेशियम सॉलिड के साथ कराया जाए, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कराओ, तो ये क्या करेगा बेटा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और कि इसको रिड्यूस करके इसको क्या बना देगा, 2 बोरॉन सॉलिड प्लस 3K2O। आया समझ में। वैसे ही B2O3 सॉलिड का रिएक्शन यदि 3Mg के साथ कराया जाए सॉलिड, तो भी क्या होगा, हीट करने पर ये इस बोरॉन का रिडक्शन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, MgO सॉलिड मिल जाएगा। आ गया समझ में इतना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आया क्या समझ में। Yes, sir. Yes, sir. डन ये। 1 minute, sir. वाईफाई से तो चल रहा है, अबे नेट खत्म हो गया, भग गए। नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड केस जिससे हम लोग बोरॉन बना सकते हैं, बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यदि आपके पास Bi3 है, Bi3 की रिएक्शन यदि आप बेटा टंगस्टन W
को करीब 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हीट करो तो इससे क्या होता है बेटा, 2 बोरॉन सॉलिड मिलते हैं और साथ में हमें 3I2 गैस मिल जाता है। तो सिंपल हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ Bi3 या बेटा BBr3 हो, डिकम्पोजिशन ऑफ BBr3 BBI3 ओवर रेड हॉट। यदि रेड हॉट दे रखा है इसका मतलब क्या बेटा, बहुत ज्यादा हीट कर रखे हैं हम लोग। रेड हॉट टंगस्टन फ्लैमेट यूज करते हैं, ठीक है। और इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैन आर्कल मेथड। ये हम लोग मेटलर्जी में भी सीखेंगे वैन आर्कल मेथड। ये अभी भी याद रखो, वैन आर्कल मेथड। जब हम लोग Bi3 को टंगस्टन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें बोरॉन सॉलिड प्लस 3I2 मिलता है। नेक्स्ट, बोरॉन की रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं, बोरॉन प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो क्या होता है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन मिलेगा। और जैसे ही हम बोरॉन की रिएक्शन, बेसिकली इधर हेडिंग डाल सकते हो आप, केमिकल रिएक्शन। तो बोरॉन की रिएक्शन यदि डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएं तो हमें नो रिएक्शन, जबकि बोरॉन की रिएक्शन यदि 3H2SO4 के साथ कराया जाए तो हमें क्या मिलता है, S3BO3 बोरिक एसिड प्लस 3SO2। आगे समझ में। देखो बोरॉन का बेटा एक ही एसिड एग्जिस्ट करता है जो कि क्या होता है, S3BO3, और कोई एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जरा हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा, जब हम लोग बोरॉन का रिएक्शन किसके साथ कराएं, फ्यूज्ड NaOH के साथ कराएं तो 2B प्लस NaOH। देखो एक बार मैंने किसके साथ कराया बेटा, एसिड के साथ कराया, दूसरी बार किसके साथ करा रहा हूँ, बेस के साथ करा रहा हूँ। और आपको पता होगा जो बोरॉन मेटल है वो एक एम्फोटेरिक मेटल होता है, तो आप एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कराओगे। तो ये 2NaOH प्लस 2H2O के साथ यदि रिएक्शन कराओ तो हमें बेटा 2NaBO2 प्लस 3H2 मिल जाता है। और ये याद होगा बेटा, जब हम लोग एल्यूमिनियम के साथ कराए थे तभी भी क्या मिला था, NaAl समथिंग। Pb के साथ कराए थे तो NaPb समथिंग। तो बेसिकली जितने भी आपके मेटलॉइड्स होते हैं उनके क्या मिलते हैं, डबल सॉल्ट मिलते हैं। बेसिकली हम लोग डबल मेटल सॉल्ट मिलते हैं, जिसको हम लोग मिक्स सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। और इसमें भी क्या बन जाएगा, हमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना करना होता है, +3। बोरॉन +3 में होता है, तो इधर से -4, इसका +1, तो इसका कितना आ जाएगा, +3। आया क्या समझ में ये। इस तरीके से बोरॉन की रिएक्शन हमने एसिड और बेस दोनों के साथ करा के दिखा दी, और इस तरीके से क्या मिलेगा ये भी हम लोग समझते हैं।
डन ये? 1 minute, sir. Done, sir. अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर में क्या होगा? रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर में हमें याद रखना होगा, देखो जो बेटा बोरॉन है वो अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम है वो आपका थोड़ा थोड़ा रिएक्टिव हो जाता है, बट बहुत जो ऑक्साइड बनाता है उसकी बहुत पतली वेरी वेरी थिन लेयर फॉर्म करता है ऑन द सरफेस, जो कि क्या करता है एल्यूमिनियम को फर्दर अटैक करने से रोक लेता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में जो बोरॉन है, बोरॉन इज अनरिएक्टिव। पहला लाइन हमें हमेशा ये याद रखना है, टूवर्ड्स एयर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्योंकि जो बोरॉन होता है वो जनरली आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, याद हो तो मैंने बताया था, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो होता है वो आपका क्या करता है, फर्दर अटैक से रोकने के लिए इसके सरफेस पर एक थिन लेयर फॉर्म कर लेता है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन लेयर ऑक्साइड on the surface which protect it from further attack। ठीक है, जबकि जो एमॉर्फस वाले बोरॉन होंगे, यदि आपका एमॉर्फस बोरॉन है और यदि आपका एमॉर्फस एल्यूमिनियम है, एमॉर्फस बोरॉन एंड एमॉर्फस एल्यूमिनियम मेटल है, तो उसकी यदि हीटिंग करा जाए, ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म, बोरॉन होगा तो B2O3 बना लेगा और एल्यूमिनियम होगा तो वो Al2O3 बना लेगा, ठीक है। और अब एयर है बेटा, तो एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, एंड विथ नाइट्रोजन विथ डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर दे फॉर्म नाइट्राइड। समझ में आया? तो वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा बेटा बोरॉन का, वो तो अनरिएक्टिव होता है, जबकि एल्यूमिनियम का क्रिस्टलाइन बहुत थिन लेयर बना लेता है। और जो एमॉर्फस बोरॉन एंड एमॉर्फस एल्यूमिनियम मेटल होते हैं, उनको यदि आप हीट करोगे तो वो ऑक्साइड और बोरॉन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और एयर में क्या होता है नाइट्रोजन होता है, तो एट हाई टेम्परेचर वो नाइट्राइड भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे सपोज कोई भी मेटल सॉलिड ले लूं, इसकी रिएक्शन यदि O2 के साथ कराया जाए, ये क्या बनाएंगे, 2M2O3 सॉलिड,
और जबकि M की रिएक्शन यदि M2 के साथ कराया जाए तो ये क्या बनाएंगे 2Mn मेटल नाइट्राइड। जैसे एल्यूमिनियम यदि होता है इधर तो 2Al प्लस N2 विल फॉर्म 2Aln। सॉरी, आगे समझ में? इस तरीके से हमें रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर क्लियर रहनी चाहिए कि कब किस फॉर्म में कितने टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा। नोट कर लो इसको। आया क्या समझ में ये? आया क्या समझ में इतना? यानी ये 1 मिनट सर। अभी हुआ? नेक्स्ट देखो जरा। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एयर। ये जो आपका बेटा बोरॉन ऑक्साइड मिला था B2O3, ये क्या होता है? जो ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मेटलॉइड का ऑक्साइड है, मतलब एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, करेक्ट। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। यदि इसकी रिएक्शन हम लोग इसके साथ कराएं, एक मेटाइलिक ऑक्साइड के साथ कराएं, Na2O के साथ कराएं, तो हमें क्या मिलता है? हमें 2Na3BO3 मिलता है, जो कि क्या होता है सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट। और बोरेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये एक्चुअली में सॉल्ट सॉल्ट है। किसका सॉल्ट होगा? H3BO3 का, एन रिप्लेस किया होगा। और ये क्या होता है? एक एसिड। और एक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? 8। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सोडियम बोरेट। आया समझ में ये बात? इसका नाम क्या होता है? बोरिक एसिड। बोरिक एक एसिड। बोरिक बोरिक मतलब एक एसिड। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ, रिएक्टिविटी reactivity towards acids and
alkalis, reactivity towards acid and alkalis. अब जो बोरॉन है वो मॉडरेट टेम्परेचर पर बेटा एसिड, जो बोरॉन पहले बता दिया, बोरॉन बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होता है, तो बोरॉन बेटा मॉडरेट टेम्परेचर पर रिएक्शन एसिड और बेस के साथ नहीं करता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है और बाकी सारे मेटल्स हैं वो आपके नॉर्मली डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट किसी भी एसिड के साथ क्या हो जाते हैं, उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि बोरॉन नहीं होता है। ठीक है, तो बोरॉन के लिए तो ये लाइन याद रखेंगे, बोरॉन does not react with acid and alkalis. alkalis मतलब पता है ना सभी को, even at moderate temperature. और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सॉलिड बेटा डाइल्यूट HCl में यदि हम लोग इसको डिसॉल्व कराएं तो डाइल्यूट HCl एक्वस में क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है किसमें, Al प्लस 3 प्लस 6Cl माइनस प्लस 3H2 फॉर्म हो जाता है, तो बेसिकली AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये मैंने दिखा दिया आपको कि यदि Al की रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ कराएं तो हमें H2 गैस मिलेगा सॉल्ट के साथ, और यदि बेटा Al एक एम्फोटेरिक, ये भी क्या है आपका एम्फोटेरिक एलिमेंट है, इसकी रिएक्शन यदि बेस के साथ कराया जाए NaOH के साथ, तो NaOH के साथ क्या मिलेगा, प्लस 6H2O। तो इसमें मैंने सिखाया था आपको, ये भी एम्फोटेरिक है, यदि बेस के साथ रिएक्शन कराए तो H2 गैस का प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने बताया था क्या मिलेगा, इसका भी मिक्स सॉल्ट मिलता है, क्या मिलेगा, NaAlO2, जैसे अभी बनाए थे NaBO2, NaAlO2 प्लस 3H2। आ गया समझ में ये, तो इस तरीके से आपका ये रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज हम लोग देख सकते हैं। डन, ये समझ गए, लिख लिया क्या, Yes, sir. थोड़ा फास्ट लिखो जो भी नहीं लिख पा रहा है। अब जरा देखो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, ये देखो लास्ट पेज पर, थोड़ा फास्ट लिखो आप लोग।
डन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, इसमें क्या होगा, जो ये सारे मेटल बेटा आपके हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सारे के सारे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका जो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी मेटल होंगे, सपोज Mx है, M सॉलिड है, इसकी रिएक्शन यदि हम लोग 3x2 के साथ कराएं तो हमें बेटा 2mx3 सॉलिड मिल जाता है, और ये सबके साथ हो जाता है, ठीक है। x आपका इधर पर FCl Br सारे के साथ ये बनाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट TlI3 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्पॉन्टेनियसली कहाँ पर चला जाता है, TlI पर। कल समझाया था बेटा कि जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी जो वैलेंसी होती है वो +1 एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये इसका सिर्फ, और वो भी I के साथ, F के साथ एग्जिस्ट करता है, TlF3 एग्जिस्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ TlI3 जो कि किस में चला जाता है, TlI में चला जाता है, ये हमें एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा। ओके, जो जितने भी आपके अभी ट्राई हेलाइट्स बनेंगे, ऑल ट्राई हेलाइट्स क्या है, कोवेलेंट नेचर के हैं। ऑल ट्राई हेलाइट्स आर कोवेलेंट नेचर, एक एक्सेप्शन इसमें, कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट BF3 या मैं बोलूं MF3, ठीक है। MF3, ठीक है, क्या होता है बेटा, जैसे BF3 तो आपका क्या है, कोवेलेंट है, BF3 इज कोवेलेंट, बट होता क्या है कि जैसे ये एल्यूमिनियम AlF3 है, तो ये क्या होता है बेटा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, तो ये F माइनस से एक और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेते हैं, AlF4 माइनस। आगे समझ में, इस तरीके से क्या होता है आपका, ये एडजस्ट करते हैं। नोट करें इसको फास्ट। आगे समझ में क्लियर है सभी को। अब हम लोग कुछ बेटा, ये तो हो गए नॉर्मल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग कुछ जो इस ग्रुप से के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला कंपाउंड है बेटा बोरेक्स, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग ये बोरेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बोरेक्स का फॉर्मूला कैसा होता है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ये, और ये बोरेक्स जो है वो कहाँ से फॉर्म होता है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो डन ये। अब हम लोग बोरॉन के कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे, उसमें पहला कंपाउंड है आपका बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है बेटा Na2B4O7, इस फॉर्मूले को सभी को याद रखना है, .10H2O, Na2B4O7.10H2O। ये जो बोरेक्स होता है एक्चुअली में बेटा आपका टेट्रा न्यूक्लियन रख, मतलब टेट्रा न्यूक्लियस यूनिट होता है, देखना ध्यान से। ये ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है,
B4 है तो B4 O5 और OH होल 4 और Na2 होता है तो इधर 2 माइनस। इस तरीके से एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है B4O5 OH होल 4 2 माइनस। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोरेक्स यहाँ लिखते हैं बोरेक्स contain the tetra nucleus unit this, ठीक है, and therefore the correct formula would be Na2B4O5 OH whole 4 H और 8H2O। क्या बचते हैं, एक्चुअली में 10H2 होते हैं, यानी कि 10H2 के 2H2O बेटा एक्चुअली में इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो दो बोरॉन एटम है, अब ये जो चार होते हैं, इन चार में भी बेटा कुछ खास बात होती है। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, इसका जो बोरेट का फॉर्मूला है ये समझते हैं। ये बोरेट कुछ ऐसे हो, ये मतलब ये जो आपका बोरेक्स है इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, BOB OB और इधर भी BOB, यहाँ पर BOB। ठीक है, इसमें 2 माइनस है बेटा। ओके, तो सपोज एक माइनस इस पे आ जाता है और एक माइनस इस पे आ जाता है। ठीक है, और ये जो बोरॉन है इसके पास क्या आ जाता है, एक OH और इसके पास एक OH। 4 OH थे, चारों OH आ गए। ठीक है, और टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 1 2 3 4 हुए अभी। तो एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो 1 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन आ गए। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या आएगा, 2 टोटल 2 माइनस आएगा। ओके, 4 OH में तो 4 OH, 2 तो 2 माइनस और इधर क्या आ जाएगा बाजू में 2Na प्लस, जो ये 2Na प्लस है। क्लियर है? अब यदि आप इसको देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2 एंड इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला sp3 जो कि क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। खास बात है बेटा इसके स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ता है। ये कुछ इस तरीके से क्या करेगा, इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, जो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो एटम है, टू एटम्स आर इन द ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, ये दो एटम क्या हो जाएंगे आपके ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के हो जाएंगे, जबकि दो एटम एंड टू बोरोन एटम्स आर इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड 8 वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड विद
2 सोडियम आयन। अब इसके बचे हुए कितने 8 वाटर H2 और इसके साथ क्या हो जाएंगे .2H2। ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। बोरेक्स बेटा इस तरीके से नेचर में एग्जिस्ट करता है। बोरेक्स एक, अभी जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, बोरॉन का सोर्स है। बोरॉन का सोर्स है, इसका मतलब है कि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। हम लोग इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, बट बोरेक्स एक नेचुरल फॉर्म है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, और वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है जो मैंने आपको बना के दिखाया। आ गया इतना समझ में? ठीक है, एक बार और देख लो। ये जो आपका बोरॉन है, ठीक है, इस बोरॉन में चार क्या है, ये चार आपके बोरॉन है, और बोरॉन के पास क्या है ये बेसिकली बेटा चार बोरॉन है, चार बोरॉन कर लिए, 5 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे, 4 OH है, 4 OH क्या करेंगे, इसके साथ एक एक बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके पास जो 2 नेगेटिव होंगे वो 2 इसके पास आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन जो इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाता है। तो भाई फिर हमें ज्यादा कुछ उसमें थोड़ी समझना, 4 बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3, इसका 3 बॉन्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा sp2। वही वही चीज बोल रहा हूँ बेटा कि 2 बोरॉन इस कंपाउंड में, बोरेक्स के बोरेक्स में 2 बोरॉन ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जबकि 2 आपके ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ गए? Yes, sir. बना लो, इसको ड्रा कर लो। हो गया क्या ये? नेक्स्ट देखो जरा, मैंने बोला था कि बोरेक्स आपका नेचर में मिलता है, बट हम लोग उसको बना भी सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स देखते हैं। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अभी ठीक है क्या? हाँ सर। प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स, प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स को हम लोग, पहला तरीका है Ca2B6O11 की रिएक्शन जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये ये क्या बनना था, ये इसको रिप्लेस कर देता है और क्या बन जाता है 2CaCO3 का प्रेसिपिटेट मिलता है, और हमें Na2B4O7, और इससे क्या होता है बेटा, देखना 6 O थे और टोटल कितना था, टोटल O11 थे, तो इससे क्या होता है बेटा, टोटल आपके 2NaBO2 निकल जाता है समझ में? क्योंकि देखो इसको रिप्लेस करने के लिए बेटा 2 Ca मतलब 4 चार्ज है, एक Ca के पास 4 चार्ज होता है, मतलब 4 Na की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 4 Na होंगे, 4 Na में 2 Na निकल गए, 2 B निकल गए और 4 O निकल गए, तो बचा क्या, Na2B4O7। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, इसको फिल्टर्ड करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, CaCO3 रिमूव हो जाएगा,
CaCO3 is removed और हमें मिल क्या जाएगा Na2B4O7 plus NaBO2 in solution. और फिर क्या करेंगे हम लोग इस बोरेक्स को क्या कर लेते हैं क्रिस्टलाइज कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन से निकाल लेते हैं तो बोरेक्स इज crystallized borax is crystallized out from this filtrate आया समझ में इतना और जो आपका इधर से NaBO2 है NaBO2 को भी बेटा हम लोग CO2 के रिएक्शन करा के क्या हो जाता है ये Na2B4O7 प्लस Na2CO3 में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो आपका NaBO2 फॉर्म है वो भी क्या हो जाता है आपका बोरेक्स में कन्वर्ट हो जाता है इसको क्या बोलते हैं हम सोडियम मेटाबोरेट सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन यदि CO2 के साथ कराया जाए तो क्या हो जाता है Na2B4O7 प्लस Na2CO3 तो बेसिकली इधर से जो Na2BO2 मिला उसको भी हम लोग बोरेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं समझ गए इतना लिख लिया अब देखते हैं हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बेसिकली H3BO3 H3BO3 को हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है ये जो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है बेटा एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है H3BO3 इज व्हाइट क्रिस्टलाइन solid with soapy touch ठीक है और क्या पता होना चाहिए हमें इसके बारे में ये बेटा आपका स्प्रेडली सॉल्वेबल होता है वाटर में friendly soluble in water but hot water में soluble होता है but soluble in hot water अब देखो जरा इसकी हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं किस तरीके से आपका H3BO3 बनेगा प्रिपरेशन Na2B4O7 मतलब बोरेक्स से रिएक्शन यदि हम लोग किसके साथ कराएं H2SO4 प्लस H2O के साथ कराएं
तो हमें क्या मिलेगा, Na2SO4 प्लस H3BO3 प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, बोरेक्स की रिएक्शन यदि H2SO4 प्लस H2O के साथ कराएं तो हमें Na2SO4 प्लस H3BO3 मिलेगा। और इस तरीके से हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, और ये जो बोरिक एसिड है H3BO3 वो एक्चुअली में क्या है, BO3 3 माइनस प्लस 3H प्लस। तो जो बोरॉन है वो बेटा, इसका स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, ये क्या होगा, नॉर्मली यही होगा। और ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेनर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्लेनर। अभी जो ऑर्थोरोम्बिक एसिड होता है बेटा, ये इस तरीके के बहुत सारे यूनिट को रखता है। यदि आप ऑर्थोबोरिक एसिड का क्या करो, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो ये एक्चुअली में आपका क्या होता है, एक बहुत सारे ऑर्थोरोम्बिक होते हैं उसमें, इस जिस तरीके की ये बना होता है। तो इसमें मैं कुछ कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये इनके जो रोम्बिक फॉर्म, जो आपका ये ऑर्थोबोरिक है, वो किस तरीके से एक्चुअली में एग्जिस्ट करता होगा। थोड़ा फील करने की कोशिश करना। ये डन, प्रिपरेशन समझ में आ गया। यस सर। और ये समझ में आ गया बेटा, ये एक ट्रायंगुलर है, करेक्ट, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर होगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर होगा। अब ये ट्रायंगुलर जो फॉर्म है, ये आपका कैसे होगा ये समझते हैं। तो सिंपल इसमें मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन triangular BO3 3 minus units in the solid form। अब हमें सॉलिड की बात करनी है। इन सॉलिड BOH होल थ्राइस, यही तो है एक्चुअली में। H3BO3 क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस। यूनिट आर units are hydrogen bonded together in two-dimensional sheet with almost hexagonal symmetry। क्या होता है बेटा, कोई इस तरीके से, अब देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना अच्छा बनता है ये तो पता नहीं। कुछ ये क्या है बेटा, एक यूनिट आपका कैसा है, ट्राइगोनल टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरीके से H, और ये ट्राइगोनल दिखाने के लिए बेटा हम लोग, ये एक्चुअली में बॉन्ड नहीं होते हैं, बट ट्राइगोनल दिखाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। फिर ये सपोज ये, अब इसके बीच में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन, जैसे अब
ये है, अब O O और O, तो B ये, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होता है, इन दोनों यूनिट के बीच में आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। ध्यान से समझना, ये इसके साथ, और इधर एक H तो होगा ही होगा, इधर एक H तो होगा ही होगा, करेक्ट। और इसके पास तो H हो गई, क्योंकि इसको 3 बॉन्ड तो OH तो हो गई, करेक्ट। अब इस तरीके से ये, और इस तरीके से इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और वैसे ही बेटा एक यूनिट और यदि नीचे हुआ, तो इधर ये, ठीक है, इसके पास OH, इसके पास H हो गई, ठीक है। और इधर से ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड इसके साथ होगा। वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये, फिर ये ऐसा था तो ये ऊपर की तरफ बना दो, ये तो ये ऐसे होगा पहले तो, फिर इनके बीच में ये ट्रायंगुलर टाइप। अब इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये थोड़ा सा देखने में पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट देखो कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बी, तो फील तो आ ही जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इनके बीच में भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। फिर एक नीचे जो है, नीचे आपका कुछ इस तरीके से है सब कुछ, ठीक है, इधर भी, ठीक है। और इसके बीच, इनके बीच में भी, इनके बीच में भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये एक्चुअली में बेटा थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए था, ये वाला ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे होना चाहिए था। यदि ये थोड़ा नीचे होता तो फील आ जाता। एक मिनट रुकना, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा नीचे। इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इधर पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आप इधर देख पा रहे होगे बेटा, मैंने बताया ये क्या होता है, हेक्सागोनल सिमेट्री बनाता है। तो यदि आप इसको देखो, तो ये 1 2 3 4 5 6, इनको देख के आप बोल सकते हो कि ये क्या है, कुछ इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप का दिख रहा है। तो ये आपके जो ये सॉलिड फॉर्म में जो H3BO3 होता है बेटा, वो इस तरीके से हेक्सागोनल टाइप का क्या कर लेता है, H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। और गूगल कर लोगे तो ये आपको एग्जैक्ट हेक्सागोनल बना दिखेगा, बट ये थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हुआ है। आया क्या समझ में, ये दिख रहा है किसी को, फील तो आ गया होगा, यस सर। है ना। तो ये आपका जो ये मैंने ड्रॉ करा है, ये क्या है एक्चुअली में, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड। डन, ये बना लिया।
अब जरा देखा जाए क्या होगा। अब हम लोग जो आपका बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है, इसको हम लोग BOH के होल थ्राइस की तरह भी देख सकते हैं। तो ये जो आपका ऑर्थोबोरिक एसिड है, जो बोरिक एसिड है बेटा, इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक मतलब तो समझते हो, बेसिक मतलब होता है बेटा उसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। मोनोबेसिक एसिड मतलब इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो BOH होल थ्राइस है, इसकी रिएक्शन यदि H2O के साथ करे लिक्विड फॉर्म में, तो ये आपका बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली में इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये H2O क्या कर देता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये BOH होल 4 माइनस बना लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एसिड वो जो H+ फर्नेस करे और जो बेस वो जो H+ एक्सेप्ट करे। और हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो बेस वो जो OH- फर्नेस करे। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, एसिड वो जो OH- क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो इधर आप देख सकते हो तो क्या हुआ, OH- एक्सेप्टर है और OH- एक्सेप्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एसिड है और ये इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है जो H+ फर्नेस करे, हाँ बट ये एसिड है जो कि क्या कर रहा है, OH- को एक्सेप्ट कर रहा है, करेक्ट। और ये एक OH- को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वीक मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। आ गया समझ में? आया क्या समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो कौन सा बेसिक एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए मोनोबेसिक एसिड है। आया क्या इतना समझ में? अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट बोरिक एसिड की रिएक्शन। यदि बोरिक एसिड की रिएक्शन हम लोग इथेनॉल के साथ कराएं, तब हमें क्या मिलता है, ये जो सारे के सारे H रिप्लेस हो जाते हैं। या ऐसे देख सकते हो, ये क्या है, BOH होल थ्राइस है। तो ये इथेनॉल के साथ यदि रिएक्शन करो बेटा, तो इससे क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है और हमको क्या मिलेगा, OC2H5O3 प्लस H2O। ऐसे देख सकते हो इसको, BOH BOH और ये क्या है, OH और C2H5, करेक्ट। तो इससे या तो आप ऐसे देखो कि ये पानी निकल गया, ऐसे ही क्या होगा इधर पर OC2OH C2H5 है, तो इधर से क्या देख सकते हो आप, ऐसे पानी निकल गया। एक C2H5OH कहाँ हो जाएगा, इधर हो गया सपोज, तो इधर से भी क्या पानी निकल गया। तो इस तरीके से बेटा वाटर रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, VOC2H5 होल थ्राइस प्लस 3H2O। आगे समझिए। तो इसी तरीके से यदि बेटा किसी भी एसिड की रिएक्शन इसके साथ कराओ, तो हमेशा पानी निकालते चले जाओ, ठीक है। जैसे आपका ये है BOH होल 4 माइनस है, ओके। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, BOH 4 माइनस एक्चुअली में ऐसे होता है, BOH OH OH और OH, करेक्ट। इसकी रिएक्शन यदि हम 2COH इसके साथ कराएं, तो क्या होगा, यदि इसके साथ कराएं मतलब ये इधर पे क्या है, ये, तो अब फिर इससे क्या हो जाएगा बेटा, अब इससे 2 पानी निकल जाएगा। यदि इसके 2 मोल थे, तो 2 मोल क्या हो जाएंगे, इस तरफ भी हो जाएंगे
इसको थोड़ा अलग इधर बनाते हैं तो फील आएगा। ठीक है, अब जो जो BOH है इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करें, CC इधर OH इधर OH इधर OH इधर OH, C2H5 किसके साथ कराना है, ग्लाइकॉल के साथ। तो इधर से क्या होगा बेटा, एक पानी निकलेगा, इधर से एक पानी निकलेगा, यहाँ से एक पानी निकलेगा और यहाँ से एक पानी निकलेगा। तो हमें फाइनली दिखेगा कैसा है ये, और इसके ऊपर क्या 2 माइनस माइनस तो है ही, करेक्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, C इधर O इधर O इधर B इधर इधर O इधर O, और ये किसके साथ C और C के साथ कनेक्टेड। तो इस तरीके से ये पानी निकल जाता है। तो आप किसी के साथ भी यदि आपसे रिएक्शन कराया जाए तो आप इस तरीके से वाटर रिमूव करके ये कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। आ गया इतना समझ में? आया क्या समझ में, बोलो जरा। Yes, sir. बाकी लोग यानी ये अब देखते हैं जरा हम 1 लोग। minute sir. करो। Done sir. डन। नेक्स्ट देखो जरा, हीटिंग ऑफ H3BO3। हीटिंग ऑफ H3BO3। तो यदि हीटिंग ऑफ H3BO3 देखा जाए तो H3BO3 को यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करा जाए तो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करोगे बेटा तो एक वाटर क्रिस्टलाइन निकलेगा और क्या बन जाएगा, H2BO2 प्लस H2। देखो इधर पे बेटा एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यदि कभी भी कोई भी एक एसिड है, जैसे ये क्या है, बोरिक एसिड है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, कोई भी यदि एक एसिड है, ठीक है, कोई भी यदि आपका एक एसिड है, उस एक एसिड को हीट करके यदि बेटा 1 वाटर क्रिस्टलाइन रिमूव हो जाए, एक वाटर क्रिस्टलाइन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उस एक वाटर क्रिस्टलाइन जो रिमूव हुआ उसका क्या होगा, उससे जो यदि उससे एसिड मिल जाए, ये क्या है, एक H है मतलब एसिड है, और यदि उससे एसिड मिल जाए तो उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा। और यदि बेटा उस एक एसिड से मेटा मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, ऑर्थो। मतलब जैसे होता है ना, कोई डॉक्टरी कर लेता है तो हम उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, वैसे ही बेटा क्या होता है, कोई भी एसिड, कोई भी एक एसिड यदि वो एक वाटर क्रिस्टलाइन रिमूव, उसके एक मोल से एक वाटर क्रिस्टलाइन रिमूव करने पर यदि आपको एसिड मिल जाए तो उसके नाम के आगे हम उस एसिड के एक एसिड के नाम के आगे क्या लगाने लगते हैं, ऑर्थो। इसलिए हम लोग बेटा इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। समझ गए? और इसका नाम क्या होगा, मेटा, क्या होगा, ये हो जाता है आपका मेटा एक एसिड। तो ये इसको हम क्या बोल देंगे,
मेटाबोरिक एसिड। क्लियर है इतना? अभी यदि हम लोग क्या करें, अब HbO2 को यदि हम लोग 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि हीट करें तो हमें इस क्या होता है, हम इसके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं और 4 मॉलिक्यूल से हम एक H2O रिमूव कर पाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, H2B4O7। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रा बोरिक एसिड। करेक्ट। और फिर H जो अभी H2B4O7 बना था, इसको यदि हम लोग बेटा रेड हॉट मतलब बहुत ज्यादा 350 400 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे करें, रेड हॉट पर हीटिंग करें, तो हमें क्या मिलेगा, 2B2O3। अब सारे के सारे पानी रिमूव हो जाएंगे जितने इसमें प्रेजेंट होंगे और आपको एनहाइड्रस बोरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर है इतना? नोट करो इसको फास्ट। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट। डाइबोरन, ये हो गया ना। अब देखते हैं हम लोग डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, ये एल्केन के जैसे होता है, ये B2S6 को हम लोग डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो ये आपका Mg3B2 की रिएक्शन यदि HCl के साथ कराया जाए, Mg3B2 की रिएक्शन यदि HCl के साथ कराया जाए, 10% HCl के साथ यदि आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3MgCl2 प्लस B2S6। सिंपल। इस तरीके से हम लोग डाइबोरेन का प्रिपरेशन कर लेते हैं। Mg3B2, ठीक है, मेटल, इसको क्या बोलते हैं हम, मेटल बोराइड। तो इसकी रिएक्शन यदि हम लोग किसके साथ कराएं, HCl के साथ कराएं, तो हम क्या कर सकते हैं, B2S6 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपका पहला तरीका था जिससे आप B2S6 बनाते हैं। दूसरा क्या होता है, LiAlH4। आपको याद हो तो LiLH4 हम लोग ने हाइड्रोजन के टाइम पे भी बोला था, ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, इसका मतलब H प्लस देगा। तो ये BF3 की रिएक्शन जब LiAlH4 के साथ कराते हैं तो क्या होता है बेटा, ये H माइनस देगा और ये H माइनस इसको क्या करता है, रिप्लेस करके इसका B2S6 बना देता है प्लस 3LiF प्लस AlF3, इसका फॉर्मेशन करा दिया। तो जो LiLH4, जैसा LiLH4 काम करता है बेटा, ये LiLH4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि NaBH4 का भी सेम काम है, बट ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। काम दोनों के सिमिलर है। इसकी रिएक्शन यदि I2 के साथ कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा, B2S6 प्लस 2NaI प्लस H2। तो इससे ये भी क्या बेटा, माइल्ड है, बट काम हमारा सेम ही होना है। ठीक है, और क्या बन जाता है हमको, B2S6 प्लस Na2 प्लस H2 फॉर्मेशन हो जाएगा। फोर्थ तरीका है जिससे हम इसको बना सकते हैं NaH, मेटल हाइड्राइड लेते हैं। मेटल हाइड्राइड भी क्या करता है बेटा, H माइनस देता है, BF3 के साथ करके इसको हमें बेटा करीब करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन कराओ और हमें B2S6 प्लस 6NaF मिलेगा। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, B2S6 का प्रिपरेशन कर सकते हो। नॉर्मली बेटा इस मेथड को हम लोग लेबोरेटरी मेथड बोलते हैं, NaBH4 वाला लेबोरेटरी मेथड। और ये वाला जो मेथड है वो आपका इंडस्ट्रियल मेथड है।
इस मेथड से हम लोग लार्ज स्केल में बना सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। आया समझ में? अब देखते हैं जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये 1 minute 1 sir. minute sir. डन। अब देखते हैं हम लोग जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सबसे पहले तो जो आपका डाइबोरोन है वो आपका कलरलेस होगा, तो B2S6 इज कलरलेस, is a colorless highly toxic gas, highly toxic gas. It catches fire spontaneously upon exposure to air. जैसे एयर में होता है तो क्या होता है, बर्न होने लगता है, और जब ये बर्न होगा तो इससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारे एनर्जी मिलते हैं। जैसे ये B2S6 है, ये इसकी रिएक्शन हम 3O2 के साथ कराएं तो हमें क्या मिलेगा, B2O3, क्योंकि जैसे ही हम इसको क्या लाते हैं, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको लेके आएंगे, ये बर्न होकर B2H3 बनाएगा प्लस 3H2O प्लस डेल्टा HC, बहुत सारी हीट निकलेगी, जो डेल्टा HC होगी वो -1976 किलो जूल मोल इनवर्स, इतना ज्यादा हीट निकलता है। क्लियर है? तो ये तो या तो इनको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, यदि आप B2S6 की रिएक्शन वाटर के साथ कराओ, H2O के साथ कराओ, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वही ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस 6H2O, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या क्या हो सकते हैं, B2S6 की रिएक्शन हम लोग 2NMe3 मतलब इसके साथ कराएं तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा, 2BH3 डॉट N, मतलब H क्या करता है बेटा, H ये जो N है वो H को रिप्लेस करके ये बना देता है। कैसे कि जो आपका एक्चुअली में क्या होता है, ये जो बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन के पास एक खाली होता है BH3, तो ये आपके N क्या कर देता है, NMe3, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, इसके लोन पर, तो ये बेटा इस तरीके से फॉर्मेशन करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। सेम काम ये करता है B2S6 प्लस 2CO, ये भी क्या करेगा, ये भी 2BH3 डॉट CO बना देता है। जो BH3 के पास जो वैकेंट
ऑर्बिटल होता है उसमें CO के जो 2 लोन पेयर होते हैं ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा होता है, 2 इसके खाली रहता है, तो ये इस तरीके से ये बनता है। सेम तरीके से ये फोर्थ हो गया। ये फिफ्थ बताऊं आपको, सेम B2S6 की रिएक्शन यदि हम लोग Me3P के साथ करें तो ये P भी क्या करेगा, अपने लोन पर इसको दे देगा और इसको क्या बना देगा, 2PH3 PME3। नोट कर लो इसको। डन ये। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। वैसे कुछ लोगों को मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया है और कुछ लोगों को नहीं बताया। एक देख लो, ये जो डाइबोरेन होता है B2S6, इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ये B, ठीक है, हेक्सेन के जैसा ना सर? नहीं नहीं हेक्सेन जैसा नहीं होता बेटा, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, फील आएगा। अच्छा, वो ब्रिजिंग बॉन्ड बनाते हैं। हाँ ब्रिजिंग बॉन्ड बनाएगा, तुम लोग को तो बताया है। ये H, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये जो होते हैं ये 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे बेटा, बोरॉन के पास एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, बट ये बॉन्ड 4 बना रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। इसके पास सपोज, ठीक है, ये इस तरीके से 3 बॉन्ड ये बना रहा है, 3 बॉन्ड ये बना रहा है, बट ये एक बॉन्ड एक्स्ट्रा जा रहा है हर बार। होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना, इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली में ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करते हैं, 3 एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब होता क्या है बेटा,
इसका ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका जो ये ऑर्बिटल है और इसका जो ऑर्बिटल होगा और वो और हाइड्रोजन का, तीन ऑर्बिटल एक साथ क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनाते हैं। मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। सेम इधर इसका ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल और ये क्या करते हैं, तीन ऑर्बिटल क्या करते हैं, दो बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इनके पास होते क्या है, दो इलेक्ट्रॉन बट तीन सेंटर। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस ये जो इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आगे समझ में? बोलो जरा, आया क्या समझ में? क्योंकि आपने देखो वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखा, वो नहीं समझा। बेटा, ये तीन, ये एक दो तीन, तीन सेंटर, और इन तीन एटम के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा बॉन्डिंग के लिए, टू। तो इसके ये एक्चुअली में इनको आप दो बॉन्ड मत देखो, इसको आप देखो कुछ इस तरीके से, एक बॉन्ड इस तरीके से, इधर हाइड्रोजन है और इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाना की तरह क्या होता है बेटा, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है वो एक्चुअली में बेटा वन टू थ्री, थ्री सेंटर, और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं हम लोग, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर ऊपर वाले हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं कंसीडर करना, ये हाइड्रोजन को ही तो कंसीडर करेंगे तभी तो बनेगा। सर तो आपने 3 सेंटर कैसे बोला फिर। अरे ये एक बोरॉन, ये हाइड्रोजन और एक ये बोरॉन, तो ये इधर तीन सेंटर टू टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, एक इधर बनेगा, एक दो तीन इनके बीच में थ्री सेंटर टू टू इलेक्ट्रॉन समझा बॉन्ड। सर। समझा? ऊपर अलग बॉन्ड है, नीचे अलग बॉन्ड है यस सर। इधर। तो ये जो बेटा थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन या ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। करेक्ट? तो एक B2S6 में क्या होते हैं, टू आपके टू ब्रिज बॉन्ड होते हैं, जबकि नॉर्मली कितने, BH 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 कितने बॉन्ड है, चार BH BH बॉन्ड है। करेक्ट? तो इन हाइड्रोजन को हम लोग, ये दोनों हाइड्रोजन तो आपके क्या हो जाते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन, इनको हम लोग HB बोलने लगते हैं, और इनको बोलने लगते हैं बेटा HT, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन। क्लियर है? इसमें होता क्या बेटा, ध्यान से देखना जरा, ये 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 ये, ठीक है, और ये मतलब, ठीक है, ये आपका क्या, ये क्या होते हैं बेटा, फोर टर्मिनल हाइड्रोजन, ये HT, ये HT, ये HT, फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन लाई इन वन प्लेन। ये बेटा क्या होते हैं, ये सारे टू बोरॉन और ये आपके एक प्लेन में होते हैं, और जबकि ये क्या होते हैं बेटा, ये आपके अलग प्लेन में होते हैं, अबव एंड बिलो। एक आपके ऊपर वाले प्लेन में होगा और एक आपका नीचे वाले प्लेन में होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, फोर टर्मिनल हाइड्रोजन, फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन एटम, and two boron atom lie in one plane, lie in one plane above and below, above and below the plane
there are above and below plane, there are two bridge BHP. There are two bridge hydrogen atoms. यही लिख लो चलो। ये ड्रॉ कर लो और इसको आप नोट कर लो। समझ गए? डन ये? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसी में जहां पर लिख रहे थे उसी के आगे लिखो फोर टर्मिनल एटम, फोर टर्मिनल BH bonds are regular two center two electron bond, while two bridge BHB bonds are three center two electron bonds. क्लियर है ये? नोट करो इतना। Every boron atom uses sp3 hybrid orbital नोट कर लिया ये लाइन? अब हम लोग थोड़ा इसमें और 10 मिनट्स है। देखिए अभी कर लेना, अभी थोड़ा इधर ही देखो। इसमें हम लोग थोड़ा और देखते हैं। ये जो बेटा बॉन्ड है, ये आप देख पा रहे होगे बेटा, ये वाले जो बॉन्ड है ये थोड़े लॉन्ग है और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ध्यान से हमें देखो क्या रखना होता है, ये इनके बीच का जो एंगल है इसका बेटा 97 डिग्री होता है, जबकि इसके बीच का एंगल कितना होता है, करीब 120 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है, देखो दो टाइप की इसमें बॉन्ड लेंथ होती है BH की, दो टाइप की, एक तो रेगुलर है और एक ये है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी बेटा 134 पिकोमीटर होती है, जबकि ये आपकी 119 पिकोमीटर होती है। तो ये हमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का भी आइडिया होना चाहिए। बाकी देखो 1 2 3 4 इनकी सेम रहेगी और इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम रहता है, कौन से का डिफरेंट होने रहता है। आगे समझ में इतना? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंप्लीट। ये लिख लिया होगे बॉन्ड लेंथ, ये लिख लो जिसका छूटा था। अब इधर नेक्स्ट हेडिंग डालो बोराजोल। बोराजोल जो होता है सबसे पहले क्या होता है, जो डाइबोरेन है B2H6 reacts with ammonia at low temperature to form B2H6 dot 2 NH3। ठीक है इतना? फिर क्या होता है, ये जो B2H6 2 अमोनिया बनता है, ये B2H6.2 अमोनिया के 3 मोल हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देते हैं। तब आपको क्या मिलता है बेटा, B3N3H6 प्लस 12H2। और ये जो B3N3H6 है, इसी को हम लोग बेटा बोराजोल बोलते हैं। ये एक्चुअली में कैसा दिखता है B3N3H6, कुछ लोगों को मैं ये बता भी चुका हूं। ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देता है, ये इसको, और एक सभी के पास क्या होता है बेटा, एक एक हाइड्रोजन। तो ये आप देख सकते हो, आपको कैसा लगेगा देखकर, बेंजीन की तरह। इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसी का नाम क्या है बेटा, बोराजोल, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और ये एक आपका वोलाटाइल कंपाउंड होता है। तो ये इंफॉर्मेशन, कैसे आपका बोराजोल का फॉर्मेशन होता है, कैसे क्या रहता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है बेटा, ठीक है, बेसिकली जो बोराजोल इज मोर रिएक्टिव, ये भी पूछा जाता है, देन बेंजीन because of the polar B डबल बॉन्ड N। बेटा जो C डबल बॉन्ड C और B डबल बॉन्ड N में कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, ये, तो इसका पोलर ज्यादा होने की वजह से एडिशन भी ज्यादा होता है। also addition reaction are possible। addition reaction are possible।
आगे समझ में इतना? इसका हो जाए वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर आपने और सेकंड लाइन में क्या लिखा है? बेंजीन because of polar B double bond N bond, because of the polar B double bond N bond। वो पोलर के पहले द है। हाँ, क्लियर है इतना? यस सर। क्लियर सभी ने? चलिए बाय। थैंक यू सर। बाय बाय।